हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो 2275 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, उसके लिए एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है और इसका सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम आपका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूँकि हम फुल डिस्कशन के साथ वीडियो बनाते हैं। और मेरा का कहीं भी अगर वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए सेट प्रैक्टिस का, तो फुल डिस्कशन वाला देखिए, उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। तो आइए शुरू कर। हाँ, और अगर अच्छा लगता है आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो कहीं तैयारी करते हैं बिहार दरोगा का, उनको भी बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, यानी किसके शोषण के विरुद्ध। तो मुख्य से संविधान में बात करें तो पहले तो इस तरह से आप ऑप्शन वाइज छांट सकते हैं, क्योंकि जो दलित लिखा हुआ है, दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों, जनजातियों और स्त्रियों का। बच्चों की बात करें तो आर्टिकल 24 कहता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 24 में कि 14 साल से अगर कम के उम्र के कोई बच्चा है, उससे आप जो कोई भारी जोखिम काम नहीं करा सकते हैं, या तो आप कल कारखाना में नहीं लगवा सकते हैं, लगाते हैं तो एक दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आंसर इसका 1 2 3 सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर कि भारत में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास, यानी कि संसद के पास प्राप्त होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा विषय निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, मतलब केंद्र के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत आपका बीमा है, जो संघ सूची का विषय है। चलिए बाकी ऑप्शन की बात करें तो शिक्षा है। शिक्षा पहले आपका राज्य सूची का विषय था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। और वन्य जीव को भी इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पशु, वन्य जीव अभयारण्य और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। तो एक प्रश्न और आता है आपको यहाँ की समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची है आपको कहाँ किस देश से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो आपका बजट सत्र है ये आपको नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव, कोई विशेष मुद्दा पे अगर सदन चल रहा है, कोई विशेष मुद्दा पे कोई कानून बनाने का अगर बारी आता है या कोई उसे जरूरत पड़ता है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ये शून्यकाल है, जो आपका विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसको ये डिटेल में समझ लेते हैं। एक है यहाँ पे प्राक्कलन समिति, या इसी को आकलन समिति भी कहते हैं, आकलन समिति कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से सदस्य रहते हैं, लोकसभा से, और वो भी टोटल 30 सदस्य रहते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति इसलिए कहा जाता है कि इसमें टोटल सदस्यों की संख्या लोकसभा से होता है, और लोकसभा से नहीं होता है, ये तो होता ही है कि कहाँ से होता है तो लोकसभा से। और सबसे बड़ी इसलिए कहा जाता है कि एक ही सदन के सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही 30 सदस्य हैं जो प्राक्कलन समिति का सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें, लोक लेखा समिति की, तो ये संसदीय समिति की सबसे प्राचीन समिति है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से सदस्य रहते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 5 सदस्य रहते हैं। इस प्रकार से 15 7 22, यहाँ राज्यसभा से 7 रहेंगे और लोकसभा से 15 रहेंगे, तो 15 7 22 सदस्य हैं। तो आप इस बात से देख सकते हैं कि यहाँ 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में सबसे बड़ी समिति है। और सबसे प्राचीन समिति लोक लेखा को इसलिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 19 के तहत 1921 में किया गया था, इसीलिए सबसे इसको प्राचीन समिति कहा जाता है। और इसका जितना भी आप देख रहे हैं प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, सबका सब जो कार्यकाल होता है
इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है और सब में संसद सदस्य ही होते हैं। इसमें जितना भी आप समिति देख रहे हैं, इसका बात करें तो जितना सदस्य होते हैं सब के सब आपको मंत्री नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सांसद रहेंगे। एक प्रश्न और आता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का पार्टी का नेता होता है लोक लेखा समिति का, और प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी दल के नेता होता है अध्यक्ष। चलिए, इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सही है? तो सही कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो 124 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। अभी 64 सीट बिहार द्रोह का पीटी हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। चलिए, बी में देता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी आपका सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक है, केवल परामर्श संबंधी रखता है, क्योंकि आपको पता हो कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट देता है सलाह, तो इसलिए यह परामर्श देता है राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से हम देखें तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, सही चुनने के लिए कर रहा है, तो इसमें सही कौन कौन हो जाएगा, तो इसको पढ़ कर देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। पद ग्रहण से पहले इनको शपथ लेना पड़ता है। शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्य से संबंधित होता है, जो राज्य होता है उसका जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, उसका मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि अगर बात करें कि सर अगर शपथ की बात करें तो कौन दिलाएगा, तो राज्य में तो सबसे बड़ा पदाधिकारी इस खुद ही है संवैधानिक पदाधिकारी, तो इस पर से राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, इस प्रकार से इसका जो शपथ है जो सीएम नहीं दिलवा सकता है, तो वही भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के जो संबंधित राज्य होगा उसको जो हाई कोर्ट के होंगे उसका मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे, क्योंकि वही इनसे बड़े हैं पोस्ट पे, या आप कह सकते हैं जो भी इनसे बड़े हैं। तो पहला सही है। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, नहीं, तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, ये भी आपका सही है। अगला है कि शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में, सही है, 159 में राज्यपाल का, और खाली 60 पूछे तो राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा, 60 में राष्ट्रपति का शपथ। तो कौन कौन सही हुआ? 1, 3 और 4। यहाँ आते हैं, 1, 3 और 4 कहाँ पे हैं? 1, 3 और 4, ऑप्शन बी आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं सूची में जोड़ी गई थी? 2003 में, तो 2003 में एक आपका हुआ था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत प्रमुख 4 भाषा को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। पहला था बोडो, डोगरी, तीसरा संथाली, एक मिनट, डोगरी, संथाली, और आपका चौथा मैथिली था, जो बिहार का एकमात्र भाषा है मैथिली, उसको भारतीय संविधान में जगह प्राप्त है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान बिहार का कौन सा भाषा है जो जिसको संविधान में जगह मिला है या संवैधानिक मान्यता मिला है? तो मैथिली, मिथिलांचल में बोला जाता है मैथिली, इसको मिला है। तो यह प्रश्न पूछता है कि 2003 में कौन सी 8वीं सूची जोड़ी गई थी? तो इसी में से आप देख लीजिए कौन है, कोई तो एक दिया ही होगा। संथाली आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब इसमें और बात कर लें तो एक है आपका सिंधी, तो इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यहाँ आप देख रहे हैं कोंकणी, मणिपुर और एक नेपाली था, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, इसको एक साथ जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं।
9 नंबर प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यहाँ कर्तव्य जोड़ दिया, कर्तव्य होगा कि, तो ये आपका 51 के क में शामिल है जो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की बात करें तो यह भारतीय संविधान में, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था, रूस से लेकर के। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल को दर्शाता है, या पदावधि आप कह सकते हैं, पदावधि राष्ट्रपति के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया था, तो इसको कैग अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू वर्तमान में कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक है भारत का। तो इसका पद सृजन कब किया गया था? तो ये आपको भारत शासन 1919 के तहत, यानी कि आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत शासन अधिनियम 1909 की बात करें तो इसी के तहत प्रथम बार इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने का अधिकार दिया गया था। 1935 की बात करें तो भारतीय संविधान में 1935 का 2/3 भाग यहाँ से उठाया गया है। इसलिए एक प्रश्न पूछता है कभी कभी पॉलिटी से कि कौन सा स्रोत है जो भारतीय संविधान का उद्धारक है, या कौन सा स्रोत है जो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? तो भारत शासन ने 1935 छोड़ा है। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 से भारत को आज़ादी मिला था लॉर्ड माउंटबेटन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 73 तो है, इसमें 2 दिया हुआ, बट इसका आंसर होगा अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र है अनुवांशिकी विविधता के लिए, अनुवांशिक विभिन्नता के लिए, विविधता आप बोल सकते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका हट होगा नाभिकीय शक्ति है, तो आपका शामिल नहीं होगा नाभिकीय शक्ति। यहाँ सौर शक्ति देख रहे हैं, ये सबसे उपयुक्त है, ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, सबसे महत्वपूर्ण या प्रयुक्त इसको कह सकते हैं, बहुत कम इसको मतलब प्रदूषण करता है सौर शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, टू माई रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक लेखक कौन है? टू माई रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक लेखक आपका हो जाएंगे वंदना शिवा, सी नंबर आंसर, वंदना शिवा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है इसमें? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं किसे, पहले समझ लीजिए, जो पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है, यानी कि उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, और इसको जो खाता है डायरेक्ट उसी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं जो खाता है हरे पेड़ पौधे को। तो इसमें देखिए चींटी तो होगा नहीं, बाघ भी नहीं होगा, लोमड़ी भी नहीं होगा, इसमें आपका हिरन हो जाएगा। हिरन है जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। केवल 2 है जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या अभी भारत में बात की जाए तो 6 है राष्ट्रीय पार्टी। अब यहाँ निर्वाचन आयोग देता है कि निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना
निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 324 तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि अनुच्छेद 324 से किसका वर्णन है या निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 324 में। अब भाग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम। कोल्लम किस राज्य में है? तो संविधान साक्षर जिला प्रथम कोल्लम केरल में है। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की स्थापना कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। इसका प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी और इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्छ चुना गया संविधान सभा का। चलिए, इससे ज़्यादा नहीं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में संविधान लागू हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत आपको नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों, ये बहुत गाढ़ा मोटा हो गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं ऐसे ही। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, एक मिनट। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 13वां भारत का है। और प्रथम पूछे तो प्रथम कौन सा राष्ट्र है? तो अफगानिस्तान है जो पहला है। अच्छा, यहाँ से प्रॉब्लम था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो वर्ष 2023 के की बात करें 2023 का तो आपका 5.9 है। अगर यही बात करेंगे हम कि 2022 में कितना था, तो 2022 में 6.3 था, 2022 में 6.3 था। तो दोनों याद रखिएगा, 23 में पूछेगा तो 5.9 हो जाएगा और अगर 22 में पूछेगा तो 6.3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो टेरॉन फर्स्ट नाम है, टेरॉन फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G लॉन्च करने वाला पहला कंपनी कौन सी है? तो व्यावसायिक तौर पर बात करें तो एयरटेल है, जो गुजरात से लॉन्च किया अक्टूबर 2022 में, शायद 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था एयरटेल द्वारा गुजरात से 5G सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितना वृद्धि हुई है? तो बाघों की संख्या की बात करें तो जब 2018 में काउंटिंग किया गया था तो 2967 बाघ था, और जब आपका 22 में गिनती किया गया तो इसकी संख्या बढ़कर 3167 हो गया। अब इसको घटा के देखिए कितना आता है।
एक मिनट 3167, तो इसको घटाइए 002 यानी कि 200। तो ये रिकॉर्ड पिछले का याद रखिएगा तो खुद ही बन जाएगा एग्जाम हॉल में। तो 200 संख्या की वृद्धि हुई बाकी संख्या में। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया है? खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर जीता है इसमें 80वां ग्लोबल पुरस्कार। और अगर अभिनेत्री की बात करें, अभिनेत्री एक्ट्रेस की बात करें तो केट ब्लैंचेट ने जीती है 80वां गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश का नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। और शेख हसीना यहाँ देख रहे हैं जो वहाँ का पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़े के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी देश पूछा है। तो इसमें आपका पहले तो हो जाएगा चीन, भारत, जापान। बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किन दो देश, भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। आगे बात करें तो सिम्बेक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की संख्या सर्वाधिक है? तो किस कैटेगरी पूछा है, कोटि पूछा है। तो सबसे अधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो जाएगा। और इसमें पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग इसके बाद हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसकी सर्वाधिक आबादी है लगभग आपका 36%। बिहार में इसकी आबादी है 36% आबादी है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27%, लगभग 27% प्लस ही होगा, 27% समथिंग पिछड़ा वर्ग। और आरक्षित की बात करें, जनरल की बात करें तो जनरल की आबादी आपका 15.5% है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें जिसको एससी कहा जाता है, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की संख्या 29.65 है, यानी कि 65 है, 29.65। और एसटी बच गया, तो एसटी की संख्या एसटी की आबादी बिहार में 1.6% है, 1.68%। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक आबादी ईबीसी की है और सबसे कम एसटी का है। तो यही पूछ सकता है आपको कि सर्वाधिक आबादी किस समुदाय का है? तो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है और सबसे कम एसटी का है। अगर जातिगत रूप में बात करें कि जातिगत रूप में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो जातिगत आधार पे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आबादी बिहार में यादव, उसके बाद पासवान, जनसंख्या का आधार बता रहे हैं, प्रतिशत में नहीं, यादव, पासवान, उसके बाद रविदास। ये 3 जात हैं जो अग्रणी है। अगर जातीय जनगणना करेगा इसलिए हम इतना बोल दें, तो जाति बात में हम बोलते नहीं सर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में लंपी प्रोबैक्स टीका को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और ये पशुओं को दी जाने वाली टीका है, नेक्स्ट प्रश्न है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दो को किया है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित।
अजरबैजान और तजाकिस्तान को। इस प्रकार ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अब भारत मलेरिया पूछे तो 2030 तक मलेरिया मुक्त घोषित कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? तो वैध मत का 64.03% मत प्राप्त हुआ था और इसके विपक्ष में यशवंत सिंह थे। यशवंत सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। यशवंत सिंह यानी कि विनर द्रौपदी मुर्मू और रनर यशवंत सिन्हा थे। पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष मतलब खिलाफ में कौन खड़े थे? तो यशवंत सिन्हा कांग्रेस से थे। जब राष्ट्रपति यहीं गए थे इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख 52 में मिलता है, अनुच्छेद 52 में मिलता है। 53 में कार्य शक्ति मिलता है। 54 में निर्वाचन की बात किया गया है। 55 में निर्वाचन विधि। 56 में पदावधि। 57 में दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में? चिकित्सा के अगर 22 की बात करें 2022 की तो स्वाते पाओ को दिया गया था। स्वांते पाओ को दिया गया था। और अब यहाँ 23 वाला पूछा है तो 23 में आपका हो जाएगा कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। ए और बी यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए लगभग यही 60,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त घोषित करेगा? भारत सरकार किस वर्ष तक टीबी मुक्त घोषित करेगा? तो 2025 तक। और 25 तक टीबी मुक्त। और मलेरिया वाला भी देखें, मलेरिया तो ये आपका 2030 तक मुक्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस का थीम का विषय क्या था? तो ये आपका इसमें थीम था, पहले तो देख लीजिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया कब जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1972 में। आपको प्रश्न पूछता है इसलिए हम बता दिए यहाँ पे। इसका अभी थीम क्या है? तो वन्य संरक्षण के लिए भागीदारी, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी इसका थीम है इस साल का। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथौड़े हैं। तरुण पिथौड़े ज्ञान चतुर्वेदी हैं। इनको उपन्यास इनका है पागलखाना। पागलखाना के लिए व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का। व्यास सम्मान 2022। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। अगर इसको बात करें कि WPL का तो इसमें टोटल 5 टीम ने भाग लिया था। 5 टीम ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2016 का आयोजन आपको भारत में किया जाना है। भारत में तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था। ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर बिक्री और उत्पादन पर लगाया जाता है, उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सेवा कर अप्रत्यक्ष है। फिर आपका बिक्री कर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि GST है। GST सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर GST बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो चेलैया समिति ने इस योजना की सिफारिश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी लेन देन सिद्धांत को किसने दिया है? नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया है? तो फिशर महोदय ने दिए थे। फिशर महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया है? कृषि उद्योग को पर्यटन का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र सरकार है। 1977 में ही दिया था।
1977 में पूछ भी सकता है कि 1977 में कौन सा राज्य है जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस लेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण की बात करें तो पहला में तो कहा गया कि पशु बलि की निंदा किया गया है, पशु बलि की निंदा किया गया है, पशु बलि की निंदा किया गया है। दूसरा में कहा गया कि पशु और मानव के लिए मेडिकल सुविधा यानी कि अस्पताल खुलवाए थे, चिकित्सा की व्यवस्था करवाए थे। और 13वां की बात करें तो 13वां शिलालेख में आपका जो कलिंग विजय का चर्चा मिलता है, कलिंग विजय का 6ठा अभिलेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की बात की गई है। 6ठा अभिलेख में आत्मनियंत्रण। एक 5वां अभिलेख है जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। पाँचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सतह का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी पे है? तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सप्ताह के सबसे पूर्वी शहर है या छोर कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से हिंडन नदी के तट पे स्थित है और ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें, ये तो आपका पूर्वी हो गया। पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी आपका सुतका गेडोर है, आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आपका उत्तर की बात करें, उत्तर की तो मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, मांदा चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी। और इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका दायमाबाद है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी पे स्थित है। तो इस प्रकार से हम देखें चौहद्दी भी इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के रचनाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में ही महिलाओं को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। देवपाड़ा विजयसेन जो बंगाल के शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय भूराजस्व दर क्या था? तो भूराजस्व दर 50% था, यानी कि 1/2 था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया था, मध्यकालीन भारत के प्रथम शासक था जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया था। इन्होंने घड़ी कर एवं चराई कर लगाया था, यानी घर पर घड़ी कर था और चराई पर पशु जो चरता था उस पर कर लेता था। और इन्होंने अपने शासनकाल में महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, और साथ ही इन्होंने दाग एवं हुलिया जैसी प्रथाओं को शुरू किया था, घोड़ा को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने के, और सैनिकों को नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश संबंधित था। और सारा इनसे बहुत बड़ी बात है जुड़ी हुई है जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हम चाह रहे कि 1 घंटा के अंदर हो जाए, बट देखिए कितना ज़्यादा लंबा होता है वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठान की धारण करने वाला प्रथम विजयनगर का शासक था बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और यहाँ हरिहर द्वितीय आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। एक देवराज। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः कब लगाया गया था? तो पुनः आपको 1679 में लगाया गया था जजिया कर को। औरंगजेब की बात करें तो इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। ये नैतिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ था, बट ये धार्मिक रूप से कट्टर था, धार्मिक रूप से कट्टर मुस्लिम था, शासक था। इसकी मृत्यु 3 मार्च बिहार 2400 जो बिहार द्वारा का सीट वैकेंसी था उससे पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुआ, 1707 ईस्वी को हुआ। इसके बाद मुअज्जम इसका पुत्र था, मुअज्जम जिन्होंने
बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। और इसी के शासनकाल में जब औरंगजेब मरा था, इसके बाद जब मौर्य बैठा था, तो इसी शासनकाल में एक मराठा वीरांगना थी ताराबाई, जो राजाराम की विधवा थी। ताराबाई प्रश्न पूछता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद जब मुअज्जम गद्दी पर बैठा, तो उस टाइम मराठा साम्राज्य किसके हाथों संचालित हो रही थी? तो ताराबाई थी, राजाराम की विधवा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में आपको 1765 में जब बक्सर का युद्ध जीता था रॉबर्ट क्लाइव, जीता था, तो उसके बाद इन्होंने 1765 ईस्वी में जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय के हाथों इन्हें मिल गई थी, तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था और ये 72 तक चला था। फिर वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको ख़त्म किया था। द्वैत शासन का मतलब था कि एक तरफ था नवाब और दूसरी तरफ अंग्रेज़ था जो गवर्नर था। तो नवाब को कार्य था जो आपका जो जनता का सेवा करना है, मतलब कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये नैतिक जो जिम्मेदारी होती थी, नैतिक जिम्मेदारी नवाब के होता था। और औरंगजेब था वित्त संबंधित, जितना भी पैसा संबंधित जो विभाग था वो अपने पास रखता था। तो ये दोहरी शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम था, जिन्होंने 1798 में स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 1799 में दो था, मैसूर और तंजौर। 1799 में मैसूर और तंजौर दोनों था। तो इस प्रकार से अगर आंसर देखेंगे तो हम लोग का आंसर ही मिल चुका है, ए नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का, तो पहाड़िया विद्रोह का इसको कहा जाता है, जो बिहार का भागलपुर जिला में संथाल परगना में, तो बिहार और झारखंड में पहाड़िया विद्रोह का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1897 क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दमन किया था? तो इलाहाबाद से कर्नल नील द्वारा दबाया गया था। और यहाँ से भारतीय नेतृत्व कौन कर रहे थे? इलाहाबाद से कौन सा भारतीय थे जो नेतृत्व करते हैं? तो लियाकत अली ने नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ दमन कौन किया था? तो अंग्रेज था, कर्नल नील। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था 1943 में इसका गठन किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार अलग है, एक आज़ाद हिंद फौज पूछेगा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में किया गया था। 1942 में यही रास बिहारी बोस हैं जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आपका मेरी कहानी है, जो हम लोग का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे JL नेहरू द्वारा लिखा गया है। और यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज सब महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कांग्रेस अधिवेशन किए थे। तो कैमा क्रम के था ये पूछ रहा है, तो 41वां क्रम का था 1925 में भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। और खाली पूछेगा कि भारतीय महिला कौन थी जो और खाली पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, समता समानता बंधुत्व की किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो ये आपका फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ था, फ्रांस की क्रांति 1789 में, उस टाइम फ्रांस का शासक लुई 16वां था। इसी के शासनकाल क्रांति हुई थी और वहीं पे समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा दिया गया था 1789। तो याद रखिएगा, रूस पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। तो कौन सा दो भौतिक राशि है, तो इसमें हो जाएंगे बल और भार, दोनों का एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने में करते हैं। तो एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने में करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर कि निम्नलिखित कौन सा सही समीकरण को दर्शाता है। सही समीकरण कौन है, तो आपका स्थितिज कैनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, माइनस गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय आपको ऊर्जा संरक्षण पर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है। संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है किसकी भिन्नता के कारण, तो जो हवा में दबाव होता है ना, इसके अंतर के कारण ही संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कितना होगा आवर्धन, तो इसका नहीं धनात्मक होगा, धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी पूछा कि कौन गलत है। तो गलत कौन है, तो इसमें कहता है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही तो है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, असमान होते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, कभी भी समान नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। जो ढालते हैं तो उसको कहते हैं तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में प्राशन, विपरीत प्राशन का प्रयोग करते हैं, विपरीत प्राशन द्वारा जल शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। क्षारीय विलयन नहीं है, तो क्षारीय विलयन नहीं है, यानी कि अम्लीय विलयन होना चाहिए। तो क्षारीय विलयन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा नीले नील को लाल कर देता है। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक यहाँ काम नहीं कर रहा है, चूँकि यहाँ तो दूसरा चीज़ दे दिया है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो सिरका है, सिरका है जो नीले नील को लाल कर देगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और किस नाम से जाना जाता है। तो सब आपका हाइड्रोजन तत्व से बनता है, हाइड्रोजन तत्व से। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो अमोनिया का निर्माण हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है माइकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो हमने बताया एक इसमें ट्रिक क्या देखिएगा, सफाई भी और कमाई भी, सफाई के साथ कमाई होना चाहिए। तो से सवाल हो जाएगा, तो सवाल फाइकोलॉजी कवक माइकोलॉजी। तो इसमें माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और सब सवाल फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक ज़्यादा कोशिका में जल पाया जाता है, जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो लचीलापन पौधों में कॉलेनकाइमा एक होता है, कॉलेनकाइमा ऊतक होता है, उसी के कारण लचीलापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों के कौन सा समूह है। पुरुष के लिए क्या होना चाहिए। तो पुरुष के लिए एक्स और वाई होना चाहिए, कहाँ गया एक्स वाई, सी में। नेक्स्ट प्रश्न है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में प्रजनन आपका हो जाएगा द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन यह एक कोशिकीय जीव है, यह भी पूछता है कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है तो आपका जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में सिर्फ अवशोषण होता है, यहाँ पे परिसंचरण नहीं होता है। हृदय, मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें स्पाइरोगाइरा है, इसको विभेदन नहीं होता है जड़, तना और पत्तियों में। बाकी फर्न है, मर्सलिया इत्यादि इस सब में होता है, तो स्पाइरोगाइरा में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैच करने के दिया है, इसको देखते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को इधर से मैच करना है। तो दूध सागर आपका गोवा में हो जाएगा। देखिए जो आता है पहले वो मिला लीजिए। इस तरह से अगर प्रश्न कहीं आता है एग्जाम में तो पहले आप जानते हैं उसको मिलाइए, खुद आंसर मिल जाएगा। तो दूध सागर गोवा में हो जाएगा। डुडुमा आपको उड़ीसा में हो जाएगा। तो इतना से देखिए तो आंसर मिलता है। तो 1 के 4 और 3 के 2, 1 के 4 और 3 के 1 के 4 और 3 के 2, यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इस तरह से आप एग्जाम में अगर नहीं भी आता है तो आप बना लीजिएगा, पहले जो आता है उसको बनाइए। तो दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में हो जाएगा, और आपको डुडुमा उड़ीसा में हो जाएगा, किलियूरू तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? माउंट थुलियर तो ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अब पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है? तो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसी में स्थित है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में ही, ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न है, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से, तो इसमें होता है सर्क हिमनद के अपर्दन द्वारा होता है, हिमनद के अपर्दन या क्षरण कह सकते हैं। और यारडोंग वायु के अपर्दनीय लक्षण है, वायु द्वारा होता है, यारडोंग वायु द्वारा, सर्क हिमनद द्वारा। बरखान वायु के निक्षेप से होता है, वायु के निक्षेप से होता है बरखान। और ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप से, ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप से। इस प्रकार देखा जाए तो आंसर आपका ये ही सही हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रतिचक्रवात का मतलब होता है कि ये आपका सेंटर है, तो इसके जो यहाँ पे आपका जो सेंटर है इसमें आपका हाई प्रेशर रहता है और बाहर में लो प्रेशर रहता है। इस कारण से आसमान स्वच्छ रहता है, आसमान स्वच्छ रहेगा। और यही चक्रवात में जाते हैं तो केंद्र जो होता है, केंद्र में जो इसका केंद्र में होता है जो लो प्रेशर होता है और बाहरी हाई प्रेशर होता है। तो केंद्र की ओर जाती है और हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर बाहर की ओर आएगी, तो इसलिए स्वच्छ रहता है। और चक्रवात में होता है आपको बहुत तबाही होता है, भारी बारिश होता है, जिसे चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदी कौन सा एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद का मतलब होता है कि जो सिंधु की जितना सहायक नदी है ना उसको पंचनद कहते हैं। जैसे झेलम हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, और एक चिनाव, एक चिनाव नदी है जो सब सिंधु का सहायक नदी है। और यही 5 नदी को मिला करके झेलम, सतलज, चिनाव, रावी और ब्यास, एक ब्यास हो जाएगा। ब्यास, यही 5 नदी है जो सिंधु की सब सहायक नदी है, और इसलिए सिंधु पंचनद में नहीं है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी है वही पंचनद कहलाता है, जैसे झेलम, सतलज, चिनाव, रावी और ब्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र आपका जो मलाजखंड है, मलाजखंड में लौह अयस्क नहीं निकलता है। यहाँ से तांबा, मलाजखंड आपका है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए मलाजखंड मध्य प्रदेश में। बाकी अनंतपुर है, बैलाडीला, अमीरगंज, सब जगह से लोहा निकलता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये भी पूछता है कि बैलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। जबकि अनंतपुर आपका आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर आंध्र, मयूरभंज उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ऐसे अगर पूछता है तो सबसे, अगर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, चूँकि अरुणाचल
प्रदेश है जिसका सर्वाधिक कम है, मात्र 17 प्रति किलोमीटर व्यक्ति है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिजोरम हो सकता है, क्योंकि मिजोरम, अरुणाचल 17 है तो मिजोरम 52 है। मिजोरम 52 व्यक्ति है प्रति किलो में। और अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 86 है, 86 प्रति व्यक्ति, और नागालैंड में 119 है, 119 है। तो इस प्रकार से मिजोरम ही है जो 17 के बाद 52 आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है, यही सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल कहते हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र तरफ हो जाएगा, मालाबार तट केरला वाला हो जाएगा, केरला तरफ पश्चिमी घाट में है, और कोरोमंडल पूर्वी घाट में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रोहिला, तो रोहिला हिमाचल प्रदेश में है, रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में तो जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका कोल इंडिया को है, सही है, सही है। पीएफए तो नया है, गेल, हाँ देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? मंकी पॉक्स को क्या नाम दिया गया है? तो इसको एमपॉक्स दिया गया है, एमपॉक्स, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलखाई नृत्य किस राज्य में है? दलखाई नृत्य किस राज्य में है? तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में दलखाई नृत्य। मणिपुर की बात करें तो, मिजोरम की बात करें तो चेरवा नृत्य होता है, चेरवा नृत्य होता है मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? तो फ्रांस से खरीदा गया था, इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आगे आपका मैथ का है क्वेश्चन। तो मैथ का तो हम नहीं डिस्कशन कराएंगे, क्योंकि आपको अगर चाहिए इसका पीडीएफ उसमें मैथ रहेगा। अगर डिस्कशन करना है तो आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, कोई माध्यम बताइएगा, आपको हम पीडीएफ इसका भेज देंगे। तो इस प्रकार से हमने 95 प्रश्न का डिस्कशन कराया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि उससे आपका ये पता चलेगा कि कितने लोग स्कोर कमेंट कौन कौन किए हैं और कितने लोग कितना नंबर है, और उससे के अकॉर्डिंग आपका भी तैयारी अपना पता लगेगा। तो सभी लोग अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों के पास, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।